हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है जेके शिक्षा चैनल में। और साथियों, आज हम महत्वपूर्ण रूप से लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर नंबर 5 जो कि लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि बोर्ड में जो पूछे हुए प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से अभी तक जो भी प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए वह महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं हम आपके सामने। तो साथियों, प्लीज देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें, ताकि सभी साथियों का एक प्रकार से मनोबल बढ़े और वह इस प्रकार के प्रश्न को कर सके बोर्ड में और आसान नंबरों से पास हो सके। तो साथियों, कंजूसी ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, कम से कम 5 विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं लोकतंत्र के परिणाम। तो पहला ही प्रश्न है हमारा कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। साथियों, आप सभी जानते हो कि लोकतंत्र क्या होता है। पहले लोकतंत्र को समझिए, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। तो आप ये समझे कि लोकतंत्र जो है वह एक प्रकार की शासन व्यवस्था है। हमारे विश्व में जो है एक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। यानी कि अगर हम ये बात करें कि लोकतंत्र के द्वारा जो शासन व्यवस्था होती है वह विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। हमारा देश कैसे चलता है, तो उसकी शासन व्यवस्था कैसी है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यानी कि लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र, जनता के द्वारा बनी हुई सरकार का तंत्र, जो शासन जनता के ऊपर किया जाता है। लेकिन उस शासन जो है महत्वपूर्ण रूप से जो जनता होती है वह सर्वस्व होती है। क्यों? क्योंकि जो लोकतंत्र में सरकार हम वोट करते हैं, फिर वह सरकार चुनी जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों द्वारा किया गया शासन ही लोकतांत्रिक कहलाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रश्न कौन सा है। देखिए, आप सबसे पहले प्रश्न पर आप नजर डालें। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्या लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। अपने दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी कि ये पूछ रहा है प्रश्न की क्या लोकतंत्र की जो सरकार है, लोकतंत्र के द्वारा जो बनी हुई सरकार है, आपके पक्ष में आप तर्क दीजिए। क्या वैध सरकार है, क्या उत्तरदायी सरकार है, क्या जिम्मेदारी सरकार है, क्या जो सरकार लोकतंत्र के जनता के द्वारा चुनी जाती सरकार क्या वैध है, क्या जिम्मेदार है, क्या वह उत्तरदायी है, क्या जनता के हितों की पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यह प्रश्न जो है आरबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में 2012 में पूछा हुआ है। उसी के बाद 2015 वापस रिपीट हुआ है, वापस 2017 में रिपीट हुआ है और वापस 2023 में रिपीट हुआ है। यानी कि 1 2 3 4 5 5 या 4 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो क्या साथियों, आपकी बार रिपीट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह पूरा बेस्ड है लोकतंत्र के ऊपर। चैप्टर का नाम ही है लोकतंत्र के परिणाम। तो कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके जरूर बैठेगा प्रश्न। तो यहाँ हम इसको समझते हैं। उत्तर होगा इसका, लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध सरकार शासन का गठन निम्न प्रकार से करता है। जो लोकतंत्र होता है वह एक प्रकार की जिम्मेदार, वैध और जो है वह उत्तरदायी शासन का गठन निम्न प्रकार से करता है। तो निम्न प्रकार कौन कौन से, देखिए यहाँ सबसे पहले उत्तरदायी सरकार। लोकतंत्र उत्तरदायी सरकार का गठन कैसे करता है, तो यहाँ सबसे पहले पहला पॉइंट डालना आपको, लोकतंत्र उत्तरदायी सरकार। अब देखिए उत्तरदायी सरकार क्या होती है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों को अपना शासन चुनने का अधिकार व शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। यानी कि जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, उनकी चिंता एक होती है कि वह शासकों को कैसे चुने। साथियों, अभी चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव में क्या होगा, निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, उनको हम वोट करेंगे, फिर वह जीत जाएंगे तो सरकार बनाएंगे। तो हमारा यह रहता है कि कैसे हम किस प्रकार के शासक को चुने। तो ये हमारी चिंता का विषय रहता है कि हम किसे वोट करें, ताकि सही प्रकार का व्यक्ति जो है सरकार के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो कहीं ना कहीं एक हमारा एक चिंता का विषय भी रहता है। और इस प्रकार आप देखेंगे कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। हम वोट करते हैं, तो हम जो खड़े होते हैं वोट के, हम देखते हैं कि चुनाव के अंदर बहुत सारे प्रतिनिधि खड़े होते हैं। जो चुनाव लड़ते हैं उनको बोलते हैं अपन प्रतिनिधि, यानी कि जनता का प्रतिनिधि। तो यहाँ पर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जनता, ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं।
और अपने कार्यों के प्रति जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ अपने कार्यों के प्रति जनता के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब क्या है कि जनता की जो डिमांड होती है कि जनता चाहती है कि ये काम होना चाहिए, तो वह सरकार की जिम्मेदारी होती है, वह उत्तरदायी होती है कि जैसे किसी हमारे इलाके में हैंडपंप लगवाना या स्कूल बनवाना या चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो ये क्या होती है, हमारी डिमांड होती है जनता की। क्यों? क्योंकि जनता वोट करती है उन्हें। तो सरकार उत्तरदायी होती है किसके प्रति? जनता के प्रति। तो यहाँ उत्तरदायी सरकार, तो पहला पॉइंट उत्तरदायी सरकार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जिम्मेदार सरकार, अब उत्तरदायी तो होती है, उसके बाद जिम्मेदार होती है। अगर कोई घटना घटित हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगी? सरकार होगी। क्यों? क्योंकि उसको हमने वोट दिया है, जीती है और सरकार बनाई उसने, क्यों? जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए वह जिम्मेदार होती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ जिम्मेदार सरकार से लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार का गठन करता है। क्यों? क्योंकि उसका निर्णय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। हम देखते हैं कि साथियों जिससे हम चुनते हैं, जिसे हम वोट करते हैं, वह जनता निर्वाचित प्रतिनिधि वही निर्णय करते हैं। यह प्रतिनिधि सरकार की समस्याओं पर बहस करते हैं एवं तदनुसार नीतियां एवं कार्यक्रम बनाते हैं। समस्याओं को सुलझाने के लिए इन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। जिम्मेदार होती है सरकार, हम जिसे वोट करते हैं वही जनप्रतिनिधि फिर सरकार में समाजों के ऊपर बहस करते हैं, जो मुद्दे होते हैं उस पर बहस करते हैं। बहस करने के बाद उस पर निर्णय लेते हैं, फिर वो कानून बनाते हैं और वही कानून फिर जब समस्या आती है तो उस समस्या को समाधान करने के लिए उस कानून को लागू किया जाता है। तो यहाँ जिम्मेदार किसकी होती है? जिम्मेदार सरकार होती है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा ये पॉइंट। अब देखिए वैध सरकार, वैध सरकार से क्या तात्पर्य है? तो लोकतंत्र एक वैध सरकार का निर्णय करता है, बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि यह जनता की सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकारें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकारें होने के कारण वैध सरकार होती है। अब वैध सरकारें कैसे होती है? क्यों? क्योंकि निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उनको जनता वोट करती है। वोट करने के बाद वह जनता के फैसलों को निर्णय करने के लिए सरकार बनाती है, इसलिए वैध सरकार होती है। इसी कारण वैध होती है। क्यों? क्योंकि जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए वैध होती है। और जो है शासन व्यवस्था, लोकतंत्र जो है वह लोगों जनता में निर्भर करता है। तो यहाँ इन्हें देश की जनता की स्वाभाविक स्वीकृति मिली होती है। हम स्वीकृति देते हैं, वोट करते हैं, तभी तो वैध सरकार मानी जाती है, इसलिए वैध होती है। क्यों? हम वोट करते हैं, हम देखते हैं कि चुनाव के टाइम पर बहुत सारी लाइनें लगकर हम सबको वोट देते हैं और सरकार भी हमें कहती है कि जो निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं वह हमें वोट करने के लिए क्या करते हैं? वोट करने के लिए कि हाँ हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा वोट ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम वैध सरकार को चुनते हैं, इसलिए वैध सरकार होती है। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकारें होने के कारण वैध सरकारें होती हैं। इन्हें देश की जनता की स्वाभाविक स्वीकृति मिली हुई होती है। यह जनता की होती है जो अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाकर स्वयं के ऊपर शासन करवाती है। हम वोट देते हैं उनको, फिर सरकार बनती है, फिर सरकार क्या होती है? हमारे ऊपर ही तो शासन करती है। क्यों? क्योंकि वो वैध होती है, हम उसको वैलिड मानते हैं, इसलिए वो वैध सरकार होती है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हम चलते हैं, हम दूसरे प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न पढ़िए, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बिठाता है? 2013 में प्रश्न पूछा हुआ है। यानी कि जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, किसी देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वह किस प्रकार सामाजिक विविधता को संभालता है। यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग होते हैं, तो उनके बीच में आपसी जो सामाजिक विविधताएं होती है उनको कैसे संभालता है, उनके बीच कैसे सामंजस्य बिठाता है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, लोकतांत्रिक सामाजिक विविधता के सामंजस्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र सामाजिक विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। एक उदाहरण देना है आपको कि कैसे लोकतंत्र जो है वह सामाजिक विविधता के बीच जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपको एक एग्जांपल देना है, सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। उसी प्रकार अथवा में देखिए, सामाजिक विभाजनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा तरीका है। कथन को न्यायोचित ठहराइए। यानी कि लोकतंत्र जो है वह सामाजिक विविधता के बीच एक महत्वपूर्ण सामंजस्य बिठा सकता है। क्या यह कथन न्यायोचित है? क्या यह न्याय के अनुसार उचित है? तो आपके दृष्टि में इसको न्यायोचित किस प्रकार ठहराया जा सकता है? तो इस प्रकार क्वेश्चन की भाषा एक ही है,
आंसर आपको एक ही देना है, लेकिन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो आइए हम इसके आंसर को देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथियों आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, एक अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं आप। यहाँ पर आप देखेंगे लोकतंत्र निम्नलिखित स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है। लोकतंत्र के सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसके अंदर वह सामाजिक विविधता को संभाल लेता है, उनके बीच सामंजस्य बिठा देता है। तो यहाँ के बीच सामंजस्य बिठाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे अपन। देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है। पॉइंट फर्स्ट डालोगे आप, फिर लिखोगे कि विश्व के अधिकांश देशों में जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है उनमें अनेक प्रकार की सामाजिक विविधताएं देखने को मिलती है। यानी कि विश्व के अधिकांश जो देश है उनमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो उनमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक विविधताएं देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे गुरुजी कि ये सामाजिक विविधताएं क्या होती है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर आगे हम कैसे करें? तो साथियों सामाजिक विविधता से अभिप्राय ये है कि अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ रहते हैं, उनकी अपना एक अलग कल्चर होता है, उनकी एक अपनी भाषाएं होती है। उदाहरण के लिए हमने पढ़ा था इससे पूर्व जो बेल्जियम था उसमें डच रहते थे, फ्रांस वाले रहते थे, जर्मन वाले रहते थे, तो वह अलग अलग भाषाएं बोलते। यही तो सामाजिक विविधताएं हैं। हम अलग अलग कल्चर से आते हैं, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। गाँव के अंदर ग्रामीण भाषा बोली जाती है, जबकि शहरों के अंदर शहरी भाषा बोली जाती है। हम देखते हैं कि हमारे भारत में सामाजिक विविधता किस प्रकार है। तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बोली जाती है, गुजरात में आओगे तो गुजराती बोली जाती है, राजस्थान में आओगे तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी इस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। बिहार में चले जाओगे तो भोजपुरी बोली जाती है। कर्नाटक में चले जाओगे कर्नाटक जो लैंग्वेज वह चली जाती है, बोली जाती है। तो इस प्रकार एक हमारे प्राचीन एक कहावत भी है कि कोस कोस पे बदले वाणी, दो कोस पे बदले पानी। तो ये इस प्रकार की जो है कहावतें प्रचलित थी प्राचीन समय में। तो इस प्रकार की कहावतों के अनुसार तो उस ऐसी स्थिति में उन जो सामाजिक विविधताएं होती है उसको लोकतंत्र जो शासन व्यवस्थाएं होती है वह किस प्रकार आपस में सामंजस्य बिठाती है कि शासन व्यवस्थाएं अच्छी प्रकार से भली भांति पूर्ण रूप से चल सके। तो यहाँ एक एग्जाम्पल आपको बेल्जियम सरकार का देना है। हमने पढ़ा था कि बेल्जियम सरकार ने एक सामंजस्य बिठाया था उन सभी को कि अलग अलग सरकार के भी सामंजस्य बिठाया था। तो वही एग्जाम्पल आपको यहाँ देना है। देखिए कि विश्व के अधिकांश देशों में जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है उनमें अनेक प्रकार की सामाजिक विविधताएं देखने को मिलती है। लोकतंत्र शांतिपूर्ण एवं सद्भाव के वातावरण में सामाजिक विविधताओं को उचित स्थान प्रदान करता है। और उदाहरण के लिए बेल्जियम की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अपने यहाँ के विभिन्न जाति समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया था, जिसके कारण बेल्जियम में जो है वह शासन व्यवस्था संचालित मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रूप से जो है वह जो शांतिपूर्वक शासन व्यवस्था संचालित हो सकी। जबकि इसके अपोजिट में श्रीलंका में देखें तो वहां पर जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी उसने सामंजस्य अच्छी तरह से नहीं बैठा पाया, जिसके कारण वहां उथल पुथल मच गई, वहां घर युद्ध छिड़ गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। तो अब अपन चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, अपन चर्चा कर लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वार्तालाप, विचार विमर्श, वाद संवाद के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इससे लोगों के बीच तनाव कम होते हैं, इससे हिंसा भड़कने की संभावना कम होती है। अब आप इसको ऐसे समझे कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें निर्णय ऐसे नहीं कि जैसे एक ने निर्णय ले लिया सर्वे सर्वा हो गया, ये तो फिर राजतंत्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा जो होता था उस समय अपना जो निर्णय होता था वह सर्वोपरि होता था। राजा ने जो डिसीजन ले लिया वह पत्थर की लकीर होता था, उसको कोई पलट नहीं सकता था, उसका विरोध नहीं किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये जो शासन व्यवस्था थी तभी तो उस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका और जो है शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लाई गई। तो यहाँ पर जो होता है निर्णय, जो निर्णय लेगी वो निर्णय कैसे होगा? वार्तालाप किया जाएगा, सभी पार्टियों को या सभी जनप्रतिनिधियों या जनता के साथ में वार्तालाप किया जाएगा। उसके अलावा जो विचार विमर्श किया जाएगा और यहाँ हम देखेंगे कि वाद संवाद किया जाएगा, तब जाके इन सबके बीच से एक निर्णय निकल कर आएगा। उस निर्णय के आधार पर फिर जो है वह कानून बनेगा, फिर उस समस्या का निराकरण होगा, उस निर्णय को फिर लागू करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दूसरा पॉइंट है वह इसी में बिठाया गया है कि यह इसी प्रकार सामंजस्य बिठाएगा। भाई सामाजिक विविधता को इसी प्रकार भी तो सामंजस्य बिठाएगा।
तभी तो जनता हिंसा नहीं होगी, भड़केगी नहीं। अगर जनता भड़क जाएगी, कोई निर्णय ऐसा लिया सरकार ने जिसके कारण उनके हित में नहीं है, तो जनता भड़क उठेगी, हिंसा कर देगी। तो ऐसी हिंसा ना उससे बचने के लिए उनको बिठाया जाता है, आपसी विचार विमर्श किया जाता है, वार्तालाप किया जाता है, तब जाके कोई निर्णय निकल कर आता है और फिर उस निर्णय के आधार पर सरकार निर्णय कानून में परिवर्तित करती है और कानून लागू करती है। फिर उसी प्रकार शासन व्यवस्था संचालित होती है लोकतंत्र की। तो ये हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरत व्यवस्था है। इसी कारण तो विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था को है लोकप्रिय कहा जाता है। प्रसिद्ध एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लोकप्रिय शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो आइए हम तीसरा पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। आइए अब अपन तीसरे पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है वह सामाजिक विविधताओं के बीच किस प्रकार जो है सामंजस्य बिठाती है। तो देखिए तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं के समाधान की क्षमता निहित होती है। जो सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी समस्याओं का समाधान किसमें निहित होता है, लोकतंत्र में। ठीक, देश की अधिक जनसंख्या होने के कारण व्यक्तियों के आचार विचार हित दृष्टिकोण एवं दर्शन भिन्न भिन्न होते हैं। इनके मध्य सामंजस्य लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा ही बिठाया जा सकता है। यानी कहने का अभिप्राय है कि हमारे देश के अंतर्गत या किसी भी देश के अंतर्गत बहुत सारी जनसंख्या होती है। तो सभी जनसंख्या अधिक जनसंख्या होती है तो उनके विचार अलग होते हैं, उनके दृष्टिकोण अलग होते हैं, उनका देखने का जो नजरिया होता है दृष्टिकोण अलग अलग होता है। वह विभिन्न धर्मों को मानने वाले होते हैं, उनके दर्शन अलग अलग होते हैं। आप भी कक्षा में बैठते हो तो सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, सभी के अपने अपने विचार होते हैं। तो कहीं न कहीं उनके बीच आपस में संतुलन किस प्रकार बिठाया जाए, आपस में जो है वह ऐसा कौन सा निर्णय लिया जाए कि सभी उस निर्णय को स्वीकार करें, वो जो निर्णय लिया गया वह उनके हित में हो। तो इस प्रकार एक अच्छी खूबसूरत व्यवस्था लोकतंत्र ही हो सकती है, जिसमें सभी के निर्णय को महत्व दिया जाए, सभी के निर्णयों को जो है वह क्या किया जाए, उनकी जो उम्मीदें हो और उनकी आकांक्षाओं के अनुसार उनको निर्णय लिया जाए। तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि यह लोकतांत्रिक सबसे खूबसूरत व्यवस्था है। वही सामाजिक विविधताओं के बीच में जो है वह सामंजस्य बिठा सकती है। चौथा पॉइंट है, कोई भी समाज अपने समूह के मध्य टकराव को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता है। यानी कि साथियों आपने देखा होगा कि जो हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, तो उनके बीच में आपसी मतभेद होते हैं और जो समस्या उत्पन्न होती है उसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ नहीं सकते वह, यानी कोई न कोई टकराव के बिंदु अवश्य होंगे। तो कोई भी समाज अपनी समस्या को पूर्ण रूप से जड़ से उखाड़ नहीं फेंक सकता है। तो इनके मतभेदों को, इनके अंतर को जानना हमें जरूरी है। तो नहीं कर सकता है, पर हम इन अंतरों विभेदों का आदर सीख सकते हैं तथा इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस हेतु लोकतंत्र सबसे अच्छा है। जहां टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है समाजों के बीच, हमने देखा कि हमारे जो समाज होते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, वहां पर कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जो टकराव जो उत्पन्न हुआ है तो वह समाज उसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकता है। तो इसके लिए इसको अंतर को जानना होगा, इस मतभेद को हमको समझना होगा और आपस में बातचीत के द्वारा ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो व्यवस्था है क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था यही होती है कि सभी को बिठाया जाए, सभी को एक साथ लाया जाए, उनके विचारों को जाना जाए, उनके विचारों को महत्व दिया जाए, तभी तो यही तो खूबसूरत व्यवस्था है लोकतंत्र की। जबकि इसके अपोजिट में जो अन्य जो शासन व्यवस्थाएं होती है उनमें सर्वे सर्वा निर्णय एक व्यक्ति का होता है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप भी अपनी क्लास में कोई भी खड़ा होकर आप कोई भी विद्यार्थी से बोले ऐसा होना चाहिए तो आप भी उसका विरोध करोगे, जबकि आपसे सबसे राय ली जाएगी और सर्वे सर्वा जो निर्णय लिया जाएगा तो वह एक उचित निर्णय होता है। ये क्या, यही तो लोकतंत्र व्यवस्था है, ये इसी को तो लोकतंत्र व्यवस्था कहते हैं। तो जो शासन व्यवस्था होती है वो लोकतंत्र व्यवस्था के द्वारा ही संचालित होती है। पांचवा पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विभिन्न विचारों के मध्य तभी सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो सकती है जब बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों की एकता एवं उनके विचारों को सुने और समझे। यानी कि अब आपके सामने विचार आया कि गुरुजी क्या सर ये बहुसंख्यक क्या होता है, अल्पसंख्यक क्या होता है। तो साथियों आप सभी तो जानते हैं, विद्वान हैं आप सब। तो मैं चाहता हूँ कि यह यानी कि बहुसंख्यक समुदाय यानी कि जिन व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक हो बहुसंख्यक कहलाते हैं और जिनकी संख्या कम हो, जो व्यक्ति कम हो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सफल मानी जाती है, तभी
तभी जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके विचारों को महत्व दे, उनकी जो एकता है उनको जाने, उनको समझे। ऐसा नहीं हो कि हम अगर बहुसंख्यक में रहे, जैसा कि हमने जाना है कि साथियों जो श्रीलंका है उसमें बहुसंख्यक जो थे सीली समुदाय के, उन्होंने अल्पसंख्यक के जो लोग थे तमिल, उनकी अनदेखी करी, उनकी एकता पर उनको समझा नहीं, उनकी एकता को महत्व नहीं दिया, उनके एकता को जाना नहीं, उनके महत्व को जाना नहीं, तो इसके कारण वहां मतभेद उत्पन्न हो गए, वहां ग्रह स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार हमें अधिक से अधिक जो अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके विचारों को, उनकी एकता को जानना चाहिए, उनके महत्व को समझना चाहिए कि कहाँ उनको आवश्यकता है। तो उनके महत्व को जानने के बाद ही ये लोकतंत्र जो है वह जो है शासन प्रणाली चर्चा में हो सकती है या उनका महत्व बढ़ सकता है, तभी लोकतंत्र जो व्यवस्था है सफल माने जा सकती है। आइए इसके अंतिम पॉइंट पर बात कर लेते हैं अपन। तो लोकतंत्र को भाषाई, जातिगत एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को देश में उचित स्थान तथा सम्मान पूर्वक स्थिति प्रदान करनी चाहिए। जो यही बात है इसमें है कि जो अल्पसंख्यक के जो लोग होते हैं उनको जातिगत या उनके भाषाई आधार पर, जातिगत आधार पर या उनके धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके देश में उचित स्थान तथा सम्मान पूर्वक स्थिति प्रदान करनी चाहिए तथा इनको देश में सर्वोच्च पद का सम्मान भी प्राप्त होना चाहिए। जो अल्पसंख्यक के जो लोग होते हैं उनको देश में सर्वोच्च पद भी देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार बनती है तो उसमें महत्वपूर्ण पद पे बिठाना चाहिए इनको। तो उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, उनकी भाषा जैसे उनकी भाषा चलती है उन भाषा को बचाने के लिए उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। उनकी जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं उनको महत्व दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका आदर सम्मान करना चाहिए, तभी तो ये तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो विभिन्न जो धर्मों के लोग जो आपसी उनके सामने से कैसे बैठेगा, ऐसे तो बैठेगा कि उनको लाया जाए, उनके विचारों को पढ़ा जाए, समझा जाए और उनके हितों की रक्षा की जाए, तभी तो लोकतंत्र जो व्यवस्था है एक सही प्रकार से चलेगी। तो साथियों, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न था, इसमें महत्वपूर्ण रूप से 6 पॉइंट थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आएगा, जो कि लगभग 2 या 3 नंबर का या 5 नंबर का भी हो सकता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। तो साथियों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में सेशन में जो कमेंट लिखा उसमें आपको जो समझ में आए उसको डाल सकते हैं और भी कुछ आपके विचारों को लिया जाएगा और आपके विचारों के आधार पर ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो हम देखते हैं अगला और हम बात करते हैं इसके कुछ और प्रश्न जो छूटे हुए उनकी सबकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो अगर अपन बात कर लेते हैं आप तीसरे प्रश्न की, तो यहाँ देखिए कि शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है, या ऐसे क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। यानी कि ऐसा कौन सा शासन व्यवस्था है जिसमें गलतियां होने के बावजूद उसको सुधारा जा सकता है। कोई शासन व्यवस्था ऐसी है जिसमें जो गलत तरीके से जो जनता के हित में कोई भी निर्णय बन गया, कानून बन गया, तो उसको सुधारा जा सकता है। तो उस गलती को सुधारने की गुंजाइश होती है, या फिर व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित रहती है, हमारी जो गरिमा होती है, हमारी जो रेस्पेक्टेड होती है वह सुरक्षित रहती है। ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है? तो इसका आंसर लिखना चाहते हो आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो लोकप्रिय शासन व्यवस्था है कौन सी है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें लोगों की गरिमा और जो है वह उनकी जो गलतियां होती है, अगर सरकार किसी कारणवश से कोई गलत कानून पास कर दे या कोई गलत निर्णय ले ले तो उसको सुधारा जा सकता है। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है वह कहीं न कहीं जो है वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देखी जा सकती है। तो आप इसका क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर जरूर दे देंगे। तो आइए अब अपन चर्चा कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार है? यानी कि ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है जिसमें कुछ कमियां तो है लेकिन फिर भी वह जो है विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो साथियों, वही कौन सी? तो वही सर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जो कि आरबीएसई बोर्ड 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। और यह प्रश्न जो है वह आरबीएसई बोर्ड 2016 में पूछा हुआ प्रश्न था। तो आइए अब अपन बात करते हैं 5वें पॉइंट। क्या गुरुजी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ कमियां है क्या? क्या लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वह कभी फेल हो सकती है क्या इसके असफलता के क्या कारण होते, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? क्या ऐसे कारण है जिसके कारण जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था डगमगा सकती है, उसको शासन व्यवस्था को हटाया जा सकता है? तो आइए हम प्रश्न पढ़ लेते हैं कि लोकतंत्र के उन कारणों को बताइए जिनके कारण
असफल हो सकता है। लोकतंत्र के उन कारणों को बताइए जिनके कारण लोकतंत्र असफल हो सकता है। ऐसे कौन से कारण, रीजंस जो है जिसके कारण जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वह असफल हो सकती है, वह डैमेज हो सकती है, उस शासन व्यवस्था को हटाया जा सकता है, तख्ता पलट हो सकता है, राजतंत्र लाया जा सकता है, सैन्य शासन लग सकता है। ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं? तो यहाँ साथियों एक तो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ये होता है साथियों, हमारा काम करवाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि कई सरकारी ऑफिस होते हैं, वहां हमारा काम नहीं होता तो हम उनको रिश्वत दे देते हैं, यानी कि पैसा देके हम काम करवाते हैं कोई भी काम, तो ये क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है। तो इस प्रकार जो हमने देखा कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें अगर भ्रष्टाचार अगर बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, तो कहीं ना कहीं लोग आंदोलन करेंगे। लोग आंदोलन अगर करेंगे तो बहुत सारे संगठन मिलकर उस तख्ता पलट कर सकते हैं, उस शासन व्यवस्था को हटा सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लोगों की आवश्यकताओं की और कम ध्यान देना। लोगों की आवश्यकता की और कम ध्यान देना। हम जानते हैं कि साथियों जो शासन व्यवस्था होती है, अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो उसमें हमने देखा कि हमें मूलभूत आवश्यकता की आवश्यकता होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये तो मूलभूत आवश्यकता है। इसके अलावा वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो अगर कई बार हमारे जो गाँव के अंदर अगर देख लो, शहरों के अंदर देख लो, तो वहां पर जो व्यवस्थाएं होती है जैसे सड़क हो गया है, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई है, शिक्षा हो गई है, से लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अगर लोगों को अगर जरूरत है और उन पर अगर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है तो कहीं ना कहीं शासन व्यवस्थाएं जो है वह डगमगा सकती हैं, लोग आंदोलन कर सकते हैं, लोग उग्र हो सकते हैं, लोग हड़तालें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं इन्हीं कारणों से असफल मानी जा सकती है। तीसरा पॉइंट लेते हैं, असमानता एवं गरीबी में वृद्धि। असमानता से अभिप्राय साथियों ये होता है कि समानता नहीं देना। जो लोग हैं अमीर लोग होते हैं उनको सम्मानजनक रेस्पेक्ट दी जाती है, जबकि गरीब लोग होते हैं उनको इतना सम्मान नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं फिर उनमें मतभेद उत्पन्न होता है, उन अमीरों और गरीबों के बीच जो खाई बढ़ती जाती है। तो फिर इस प्रकार की असमानता अगर फैली जाती है तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वह डगमगा सकती है, फेलियर हो सकती है, उनको हटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, त्यागपत्र दे सकती है सरकार गिर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और उस प्रकार चौथा पॉइंट लिखते हैं, आर्थिक समृद्धि एवं विकास की कमी। विकास नहीं हो पा रहा है। आपने देखते होंगे कि कई प्रकार पुलें टूटी हुई होती है, सड़कें टूटी हुई होती है, नहरों में पानी नहीं होता है, पानी पीने का नहीं आता है, बिजली बराबर नहीं आती। तो ये मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है तो और आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय ये है कि साथियों अमीर लोग होते हैं अमीर होते जा रहे हैं, उनको फायदा मिलता है। देखा होगा ऐसा होता है शासन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो सरकार को टेंडर निकलता है तो काम अपने रिश्तेदारों को दे दिया जाता है, तो अपने मिली भगत होती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की अगर शासन व्यवस्था है तो खत्म हो सकती है शासन व्यवस्था है। इसलिए साथियों जहां तक हो सके हमें भी जागरूक होना पड़ता है। तो कई प्रकार हम वोट देते हैं तो हमें भी ये तोल मोल के फिर वोट करना चाहिए कि कौन सी शासन व्यवस्था में जो है जनप्रतिनिधि सही प्रकार से जो है वह शासन व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो देश है विश्व में इसी प्रकार जाना जाता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, विश्व गुरु बनने जाएगा हमारा भारत। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से समानता दी जाती है, उनको महत्व इतना दिया जाता है कि उनके सभी सम्मानजनक जो विचार होते हैं उनको आपसी मतभेद को भुलाकर आपसी सौहार्द भाईचारे से बंधुता विश्व बंधुता के पाठ पर हम अग्रसर होते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वह ये लोकतंत्र के परिणाम जो है वह समझ में आया होगा साथियों। तो प्लीज साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक जो अपने फ्रेंड्स सर्कल हो उसमें शेयर करें। जो भी आपके ग्रामीण जो है वह पढ़ते हैं उनको भी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बोर्ड के अंदर का तो अच्छे मार्क्स से प्राप्त हो सकते हैं। हमारा यही उम्मीद रहती है, हमारी आशा उम्मीद करते हैं कि साथियों सभी जो है वह शिक्षा को जाने, शिक्षा को पहचाने। तो इसी प्रकार हमारे जो चैनल है जेके शिक्षा में आप सभी का फिर से वीडियो को अंतिम रूप से देखने के लिए आप सभी का स्वागत है। खेल खेल में शिक्षा और वह है जेके शिक्षा साथियों। हमारा एक ही मूल उद्देश्य है खेल खेल में शिक्षा और वह है जेके शिक्षा। शिक्षा से अभिप्राय शिक्षा वह नहीं होती सिर्फ किताबों से दी जाती है, शिक्षा वह होती है जो हमारे व्यवहार में होती है, दिन में हमारे व्यवहार में लाई जाती है। जिस प्रकार हमने पढ़ा है चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम क्या लोकतंत्र होते हैं, हमारे देश की शासन व्यवस्था को अधिक से अधिक और लोकप्रिय बनाने के लिए हमें इस प्रकार
जो है वह इस व्यवस्था में अच्छे से भागीदारी होनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो इसी के साथ साथियों आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।